अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है जनाब गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में नाज़रीन अपने मुख्तलिफ मामलात पर मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाती है। आज मौज़ूअ गुफ्तगू क्योंकि बारिश है शहर कराची में और बल्कि पूरे सिंध में इस वक्त बारिशों का सिलसिला जारी है और बारिश की वजह से जो तबाहकारियाँ हुई हैं या हो रही हैं वो सबके सामने हैं। देखना ये है कि इन सारे मामलात से कैसे निपटा जाएगा। बात अभी कराची शहर की हो रही थी गुज़िश्ता रोज़, लेकिन पूरे सिंध के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। न सिर्फ सिंध में बल्कि बलूचिस्तान में भी लोगों का जानी और माली दोनों सूरतों में नुकसान हो रहा है। बहरहाल अब ये क्योंकि नागानी आफात हैं, लेकिन इससे बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। इससे पहले से इस बारे में पेशगोई की जा रही थी कि इस दफ़ा गैर मामूली बारिशें होंगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये सिलसिला भी जारी है। हुकूमतों की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए पेश के इक़दाम करें, जो कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं हुआ। और अगर सिंध सूबे की ख़ास तौर पे बात की जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से ये पाकिस्तान का सबसे पसमानदा सूबा है। गांव देहात एक तरफ, लेकिन जो शहरों की सूरत हाल हुई है वो भी सबके सामने है। और इस दफ़ा तो गैर मामूली बारिशों का स्पेल हुआ है। आज भी शहर कराची में बारिश हो रही है। रात गई ये सिलसिला इसका आगाज़ हुआ और इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बारिश जारी है। तो बहरहाल जो मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, वो कि पिछले कई प्रोग्राम्स में इसके ऊपर बात हो चुकी है, लेकिन इतने सारे पैगामात मौसूल हुए हैं कि इसके ऊपर मज़ीद बात करने की ज़रूरत है। कोशिश ये होती है प्रोग्राम में बात करने का मकसद ये है कि जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं उनकी तवज्जो इस तरफ दिलवाई जाए। ये मामला बहुत ज़्यादा संगीन है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो ये सैलाब इख्तियार कर गया है। चंद एक इलाक़ों को आफत ज़दा करार दिया गया है, लेकिन इस वक्त कमोबेश तमाम ही जितने भी अज़ला हैं उनकी सूरत हाल एक जैसी है। बहरहाल देखना ये कि अब इस सिलसिले में क्या कुछ किया जाता है। इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं वो भी ज़ेर बहस आएंगे, ख़ास तौर पर जो सियासी सूरत हाल है जिसके हवाले से पिछले कई प्रोग्राम्स में तफसीलन गुफ्तगू हुई है, उस मामले पर भी गुफ्तगू की जाएगी। और साथ साथ जो दीगर हमारे माशरती मसाइल हैं इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे आज के मौजूद मेहमान हामिद अलवानी साहब तज्ज़ियाकार हैं, यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि वो नामसाइब हालात में और शदीद बारिश के बावजूद स्टूडियोज़ तशरीफ़ लाए हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी नवाजिश हामिद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हामिद साहब, मैं सूरत हाल आपके सामने है, बारिशों का सिलसिला जारी है और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पेश की इसकी इत्तला दी गई थी कि इस दफ़ा गैर मामूली बारिश हो सकती हैं, लेकिन देखने में ये आया है कि हमारी एक रिवायत रही है कि हमने कभी भी ऐसी सूरत हाल के लिए पेश की इक़दाम नहीं किए। तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है और उसके बाद जो तबाहकारियाँ हो रही हैं उससे जो नुकसानात हो रहे हैं वो अपनी जगह। आप क्या समझते हैं क्या कुछ करने की ज़रूरत है? मज़ीद ये कि आने वाले अगर सालों में ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है तो उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? मैं चाहूँगा ज़रा इस मामले पर गुफ्तगू की जाए। जी देखिए, ये जो मानसून की इस दफ़ा बारिशें हुई हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हद तक, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान बलूचिस्तान को जी और बलूचिस्तान के बाद सिंध को और फिर जनूबी पंजाब जी को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिससे बहुत बड़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जिसकी वजह से आपकी फसलें तबाह हुई जी हैं, जिसकी वजह से लोगों के घर बेघर हो गए हैं, खुले आसमान तले बैठे हैं, जिसकी वजह से उनके कारोबार और जो दुनिया का जो तौर तरीके हैं वो तमाम डिस्टर्ब हुए हैं।
अभी आपने बात की मेट्रोपॉलिटन सिटी है कराची, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी, मैं अब खुद आया हूँ, आप आए हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किन हालात से एक शहरी को रोज़ गुज़रना पड़ता है। और बारिश जो है बाइस रहमत की बजाय बाइस ज़हमत बन गई है। यकीनन इस दफ़ा पहले से फोकास्ट थी। देखिए दुनिया में जहाँ भी ये किसी होती है ना, तो उनके लिए एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं। हमारे पास भी यकीनन है, पाकिस्तान में डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, फिर सिंध में सूबा सिंध की अपनी डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, एक बाकायदा प्रोजेक्ट है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन हमारे पास तमाम चीज़ें, एक तो हम चीज़ों को बहुत ही लेट हो जाते हैं, फिर उन चीज़ों को लेते हैं। दूसरा, जिसकी हमें, जैसे आपने कहा कि पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए तमाम चीज़ों से। अभी आप सिर्फ अंदरूनी, आज भी मैं देखा टीवी पे आपकी तरफ आ रहा था तो लिखा था कि जी कोयटा का रास्ता जो है कराची से मुंतका हो गया है, फिर कोई आर्जी रास्ता बनाया वो भी बह गया आज। यानी लोग स्टेशनों में बैठे हैं, एक शहर में महदूद हो गए, दूसरे शहर में नहीं आ पा रहे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, लोग खुले आसमान के नीचे हैं, आटे की थैली के लिए परेशान हैं, टेंट नहीं है, मच्छरदानियों की ज़रूरत है, इमीडिएट उनको फूड चाहिए। तो सबसे पहले तो देखें, इसमें जब भी ऐसे डिज़ास्टर होते हैं तो उसके सबसे पहले जो पहलू होता है वो होता है रेस्क्यू। और रेस्क्यू के बाद होता है आपका रिलीफ ऑपरेशन। तो ये हमें देखना होगा कि पहले तो हम अपने लोगों को रेस्क्यू करें। कल मैं नवाब शाह और दूसरी जगह देख रहा था सोशल मीडिया और टीवी के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, तो वहाँ भी बहुत बुरी हालात हैं। वहाँ भी रास्ते तकरीबन कट गए, ब्रिजेस गिर गए, एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट से अलग हो गया है। तो ये एक बड़ी हमारी अफसोसनाक भी है, बदकिस्मती भी है, लेकिन उसमें हर चीज़ में हम यूजुअली होता क्या है कि कुदरत को उसका ज़िम्मेदार करा देते हैं। कल भी एक सीनियर पॉलिटिशियन ने कहा जी ये लोगों ने ऐसे गुनाह किए हैं जिनकी वजह से ये आफात हुई हैं। अब देखें ना, कोई हम अपनी चीज़ें या अपनी तैयारी नहीं करते, या हम प्रॉपर फ़ंड का यूटिलाइज़ नहीं करते, या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स होते हैं, फिर हम कहें जी ये लोगों ने कोई गुनाह किए हैं जी उसका वो है। तो ये एक भी ऐसे में यानी आप किसी के ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, और अपनी जो है ब्लेम गेम जैसे कि देखे कि मैंने ये ब्लेम दूसरे पे और दूसरे ने आगे ट्रांसफ़र किया, और ज़िम्मेदारी उठाने को कोई तैयार नहीं है। तो इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा इमीडिएट रिलीफ वर्क करना चाहिए। अभी उसमें देखें प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कोई डोनर एजेंसीज़ को, कल भी उन्होंने कतर के डोनर्स को एड्रेस किया है कि जी हमारी हेल्प करें। लेकिन देखें आपको इदारे मजबूत करने चाहिए। अब कब तक डोनर्स पे और डोनेशंस पे, ये तो दुनिया भर में होता है, लेकिन हमें अपने, देखें अब डोनर एजेंसी भी आपको हेल्प किया, ऐसे तो नहीं है कि आप सुबह अपील करेंगे शाम को डोनेशन आ जाएगा। मिसाल के तौर पे खुराक बेचते हैं तो उनकी ट्रकें आएंगी, माल बरदार यानी आपके सी पोर्ट से माल आता है, या फोकस के ज़रिए आपको सामान राशन, कोई भी कंट्री अगर हेल्प करती है, या अगर वो फाइनेंशियल हेल्प करनी चाहती है, तो एक प्रोसीजर है, इट टेक्स अराउंड 10 डेज़ 15 डेज़ इतना, तब तक लोग कहाँ जाएं? यहाँ तो 1 घंटा महाल है लोगों के लिए गुजारना। तो ऐसी सूरत हाल में हमें इमीडिएटली लोगों को रेस्क्यू और रिलीफ देना चाहिए। इसमें मैंने सिंध में देखा कि कल काफ़ी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी काफ़ी मूवमेंट्स किए हैं, लेकिन लोग मूवमेंट्स से अब वो नहीं होते, वो कहते हैं कि इमीडिएट। अब इसमें क्या है कि अभी भी देखें, और बदकिस्मत ये कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें जो सबसे बड़ा अहम रोल होता है ना एडमिनिस्ट्रेशन में भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का होता है। सर्वे भी उन्होंने करने हैं, राशन भी उन्होंने बांटे हैं, और हमारे लोगों को मैं तो कहता हूँ कि इंतहाई एक उनको सलाम हो कि देखें ज़लज़ला आता है अगर मुज़फ़्फ़राबाद का, तो हमारे लोगों ने 2010 में, मुझे याद है ठट्टा में सैलाब आया, तो लोगों ने यहाँ से ट्रकें भर भर के वहाँ ठट्टा लाए, लोगों को रिलीफ दिया, कैंप्स लगा के बैठ गए, तमाम चीज़ें। तो हम सिर्फ मौखर हजरात के ऊपर ही डिपेंड नहीं करें, सरकार भी अपने कुछ चीज़ें जो हैं अपने रोल को प्ले करे। तो इसमें यह है कि हमें मिलजुल के, अब दूसरा ये है कि देखें कराची की ये हालत है,
तो आप इंटीरियर सिंध की हालत का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। बलूचिस्तान तो आप देखेंगे बिल्कुल बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। आप लसबेला तो पूरा डिस्ट्रिक्ट ही तकरीबन आपका ज़ोब है, डेरा बुगटी है, लसबेला है, खुजदार है, कोयटा इटसेल्फ उनका हेडक्वार्टर है, प्रोविंस का हेडक्वार्टर कोयटा है, वो है। दूसरे तमाम जो उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो तमाम, नोशकी है, वो तमाम के तमाम पूरे के पूरे तबाह हो गए, पूरे के। इसी तरह अंदरूनी सिंध में भी लोगों के चावल थे, चावल का फसल तबाह हो गया पूरा, क्योंकि ये राइस का सीज़न है। उनका एक दाना नहीं रहा, खुले आसमान में कच्चे घर होते हैं, बह जाते हैं। जब हमारे यहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ के रोड रास्तों की हालत है, तो अंदरूनी सिंध का आप अंदाज़ा करें। और इस दौरान वबाई बीमारियाँ हैं, दूसरे सांप बिच्छू का काटना है, मेडिकल कैंप की ज़रूरत है। ये तमाम जो है ना इस वक्त हमें मिलजुल के करना होगा। कुछ मैंने देखा है कि कराची में देखें फिर भी ईदी है, चीपा है, दूसरे जेडीसी है, या अल खिदमत वाले हैं, या दूसरे हैं, वो यकीनन थोड़ा बहुत अंदरूनी सिंध भी करते हैं। लेकिन देखिए अंदरूनी सिंध में ऐसे कोई मौखर हजरात या ऐसी कोई हमारे एनजीओज़ जो इतने बड़े पैमाने पे जो यहाँ काम करती हैं, वहाँ उनका इतना फ़्लो कम है। तो मैं इसमें आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उस तरफ थोड़ा फ़्लो करें अपना, उस तरफ थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दें, ताकि यहाँ तो देखें ना फिर भी पक्के घर हैं, हम अभी भी छत के नीचे बैठे। आप बिलीव करें मेरे साथ, आप विज़िट करें ठट्टा, खुले आसमान, और आप बिलीव करें लोग आपसे मतलब 1 किलो आटे के लिए परेशान हैं, आटा मांग रहे हैं। अब बीमारियां अपने उरूज पर हैं, मच्छर हैं, मतलब एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। तो इसमें एक जो है मिलजुल के और एक कंबाइंड तौर पे एक जो है ना इज्तिमाई एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है, जिसमें गवर्नमेंट्स हैं, यकीनन गवर्नमेंट सरकार के जो फंड्स हैं वो तो एक आम आदमी या कोई एनजीओ उसको वो नहीं कर सकता, लीड गवर्नमेंट को करना चाहिए इसमें। और बाकी जो एनजीओज़ हैं या मौखर हजरात हैं या तमाम लोग हैं, और हमारे यहाँ मैंने देखा हमेशा होता है, आप रमज़ान शरीफ में देखें आप, लेकिन एक स्टॉप पे यहाँ इफ्तार कराई जाती है, आप अगले पे पहुँचे वहाँ इफ्तार हो रही है, यानी पूरा रमज़ान। अच्छा, इसी तरह ज़कात आप रमज़ान में देखें, इसी तरह ईद का राशन आप और कपड़े देखें, इसी तरह फिर आप बकरा ईद पे आए, कुर्बानियाँ देखें। तो हमारे लोग जो है ना सिर्फ गवर्नमेंट्स के को देते हुए थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनके अपने ये है कि भी टैक्सेस का जो पैसा है मिसयूज़ होता है, करप्शन होता है, जो कुछ भी है तमाम चीज़ें। लेकिन अपनी जो उनकी ताकत है, जो भी उनके माशी हालात हैं, जो इस मुश्किल वक्त में जहाँ आपका पेट्रोल कहाँ है, जहाँ आपका प्राइस हाइक कहाँ है, जहाँ आपका इन्फ्लेशन कहाँ है, उसके बावजूद भी अपने भाइयों का साथ देते हैं। इस वक्त मेरा ये है कि इन तमाम चीज़ों को, और जो बड़े लीडरान हैं, देखें ये सिर्फ गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ नहीं है। अब ये नहीं है कि गवर्नमेंट में जो है सिंध गवर्नमेंट सिर्फ चीफ मिनिस्टर ही मूव करे या प्राइम मिनिस्टर बलूचिस्तान जाए, दूसरे लीडरान भी सिर्फ इस्लामाबाद को छोड़ के आप देखिए कुछ नहीं भी दे सकते हैं। सपोज करें आप अपोजिशन में हैं, और वैसे आप पार्टीज़ हैं, पार्टीज़ के फंड्स हैं तमाम, उनको वो हुकूमतों में रहे हैं, उनके इतने वसाइल हैं, उनके इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, तमाम चीज़ों को फ़वाइद दे सकते हैं। लेकिन वो कम अज़ कम एक विज़िट्स तो करें। अब बलूचिस्तान में मैं देखता हूँ कोई इतना जैसे कहा जाए कि टियर 1 का लीडरशिप जिसको कहें, जिसको उसमें मैंने किसी को नहीं दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसलिए क्योंकि उनके कंधों पे जिम्मेदारी है, अदरवाइज दूसरे लीडर्स को ऐसे टाइम में ना भी जाए, लेकिन कम अज़ कम लोगों के सरों पे तो हाथ रखें। अपोजिशन का काम होता है चीज़ों को हाईलाइट करना। आप वहाँ जाके हाईलाइट तो करें कि जी यहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ इस चीज़ का फुकदान है, यहाँ लोगों के साथ ज़िंदगी मौत का मसला है। तो ये तमाम चीज़ों की हमें अशद ज़रूरत है। कहा कि ये अभी ख़ास तौर पर एक जमात जो है वो एहतजाज कर रही है, जलसे जुलूस कर रही है। एक जुमला मैंने बलूचिस्तान के हवाले से नहीं सुना है, तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ये अपनी सियासत के लिए रोज़ाना जलसे कर रहे हैं, हज़ारों लोगों को जमा करते हैं, उसके लिए सरतोड़ कोशिशें की जाती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इतनी गैर मामूली सूरत हाल इस वक्त मुल्क में है, ना उसके हवाले से कोई अभी तक बयान आया, ना जैसे भी आपने कहा कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। ज़रूरी तो नहीं है कि आपके पास कुर्सी हो तभी आप वो डिलीवर करेंगे। जब आपके पास इतने बड़े लोगों की हिमायत है, आप समझते हैं अगर, तो आप जाएँ, इस वक्त काम करने की ज़रूरत है, क्यों नहीं करते? देखिए ये इंतहाई अशद ज़रूरत है। मुझे नहीं मालूम कि उनको जो इर्द गिर्द हल्का अहबाब जो एक किचन कैबिनेट भी होती है, जो वो उनको क्यों गाइड नहीं करती, या वो खुद इसका नोटिस क्यों नहीं लेते। देखें उसके बावजूद भी देखें जिस सरकार का आप एक इंडिकेशन, एक इशारा कर रहे हैं, उनके पास देखें पंजाब भी है,
उनके पास खैबर पख्तूनख्वा भी है, उनके पास आज़ाद कश्मीर भी है, उनके पास गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत भी है। बिल्कुल ठीक है। तो देखें आप जब एक देखिए चारों सूबे जो हैं ये चारों इकाइयाँ बन के पाकिस्तानी गुलदस्ता बनता है, पाकिस्तानी फेडरेशन की अलामत है। इस वक्त अगर यकीनन जनूबी पंजाब में भी लोगों को परेशान हैं, बारिशें हैं, लेकिन अगर पंजाब गवर्नमेंट, आई एम नॉट क्रिटिकिंग एनीबॉडी एल्स, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट है या केपी के गवर्नमेंट है दूसरी, अगर इस वक्त सिंध के भाइयों के काम आए, इस वक्त वो बड़ा दिल करके कहे जी इतने जो चीफ मिनिस्टर साहब के सवाब दीदी फंड्स हैं उनमें से ये जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए एमरजेंसी फंड्स हैं उनमें से हम ये इतनी चीज़ें हम सिंध को दे रहे हैं या इतनी चीज़ें हम बलूचिस्तान को दे रहे हैं क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं वो। और आपने तो अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देखें, अगर हम सियासी नुक्ता नज़र से तो कल उन लोगों के वोटों की तो ज़रूरत है ना, आप उसी को सोचें, इंसानी हमदर्दी नहीं करते हैं, आप उसी को अपना एक अपनी उसमें देखें तो उस कंटेंट्स में भी आपको उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक ऐसा वाज़े स्टांस जिसको दिया जाए कहा जाए। देखें इन हालात में भी आर्मी है ऑपरेशन कर रही है, हमें भी कल दिख रहा था कोर कमांडर कोयटा साहब ने भी वहाँ विजिट किए, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के साथ किए हैं। तो और एक इसमें देखें कोर कमांडर कोयटा सरफराज सुमरू साहब शहीद हो गए और उसके बाद दूसरे हाई अप्स थे हमारे मिलिट्री के हाई अप्स थे वो शहीद हो गए, तो इसी ऑपरेशन का हिस्सा थे ना। तो कहने का मुख्तसर है तो आप भी वहाँ क्योंकि देखें आप जाएँ क्योंकि आपने मुल्क को लीड करना है। आप जब ये इस चीज़ों को कहते हैं कि जी तमाम चीज़ें, तो इसमें हमें इस चीज़ों में देखें सियासत में ना जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है सोशल वर्क। बिल्कुल सही। अगर आप सोशल वर्क नहीं करना जानते हैं तो फिर आप सियासत में किसी और मकसद से आएँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट। इसीलिए आपको लोगों से इंटरेक्शन करना, लोगों के दर्द में, और लोगों को भी ये टाइम याद रहता है कि वो कहते हैं कि जी इस मुश्किल वक्त में हमारे पास कौन आया। आप देखिए आप सरकार में नहीं है, आप कह सकते हैं कि जी मैं दुख दर्द में हूँ, आप कहीं बेस अपना करके कोयटा 2 दिन रह सकते हैं, 2 दिन कहीं और रह सकते हैं, सिंध में आके आप 2 दिन बेस कर सकते हैं कि जी मुख्तलिफ जगहों को विजिट कर सकते हैं और जी मैं हुकूमत में नहीं हूँ या मेरे से ये है लेकिन मैं आपके साथ हूँ, इस दुख दर्द में हूँ। तो देखिए एक अपोजिशन लीडर या बड़ी पार्टी वो जाके इन चीज़ों को करेगी तो वो इंडिकेट सरकार को भी इस चीज़ों को उजागर, जो गवर्नमेंट में है वो भी कहते हैं कि जी इन चीज़ों को हमें कोशिश करके उसको हमें कूप अप करना चाहिए, कवर करना चाहिए। तो ये अनफॉर्चुनेट है, हमें तो बहुत बदकिस्मती है। ये वाइज लीडरशिप आखिर आएगी कब? क्योंकि अगर मामले की संजीदगी को नहीं समझा गया तो आगे जाके इसके नुकसानात सबको नज़र आएंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसका तो एक आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। एक तो ज़रूरी है कि देखिए लोगों को मिजाज को समझना ज़रूरी है। हमारे लोगों का ये वो है हमेशा से खासा कि मुश्किल में जो उनके साथ खड़ा होता है वो उसको हमेशा याद रखते हैं। आप यहाँ पर इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मैं हैरान इस बात पे होता हूँ, मैं फिर ये बात दोहराने पर मजबूर हूँ कि सिर्फ अपनी सियासत, अपना खोया हुआ इक़्तिदार, अपनी पोजीशन, इल्ज़ामात के लिए आप देखें सुबह से लेकर शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। तो जिस आपका हुकूमती नुमाइंदे थे सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए, हर इदारे को तनकीद का निशाना बना रहा है, लेकिन इस सूरत हाल के ऊपर क्यों लबकुशाई नहीं करते? कोई बात क्यों नहीं करते? ये ऐसा इशू है ना जिस पे हमें तमाम सियासी इख्तलाफात को साइड पे रख के हमें जो है ना इसमें मिलजुल के, मैं तो कह रहा हूँ कि आप डोनर कॉन्फ्रेंस तो बाद में बुलाएं, उस पर आप APC पहले बुलाएं, तमाम लीडरान को बुलाएं और इस के उनके भाई इस मामलात के हमें किस तरीके, देखिए इस वक्त पूरी कौम जो है ना, और आप समझते हैं कि ये चीज़ें हमारी जो इकोनॉमिकल पोजीशन है, हमारे जो हालात हैं, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी जितनी एक्टिव है उसमें आप समझते हैं ये चीज़ें रिवाइव होने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन दुनिया में तो ये चीज़ें इमीडिएटली रिवाइव, लेकिन आप इदारे उनके इतने मजबूत होते हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट, अर्थक्वेक्स आते हैं दुनिया में सैलाब आते हैं, हैरिकॉन आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, तो इमीडिएटली उनके पास एक प्लान होता है, मास्टर प्लान होता है, सेकंड प्लान होता है। अभी तक आप यकीन करें हमारे लोग फुली इक्विप भी नहीं है, जो आपके जो डिज़ास्टर मैनेज के लोग उनकी ट्रेनिंग्स नहीं है, वो फुली इक्विप नहीं है कि उन्होंने करना क्या है सूरत हाल में, या वो मशीनरी या वो इक्विपमेंट्स भी हमारे पास नहीं है कि अब आप देखें कराची में बारिश हुई तो आप देखें वो किस तरह पानी निकाला जा रहा है, तो वो एक मजाक बन गया। तो आप देखें लोग जो है ना उनको आप इमेज, और दुनिया को क्या मैसेज जा रहा है, आप बिलीव करें कितने लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को आना चाह रहे थे या कि कोई जो अभी
वो जो हालात देखते हैं तो उन्होंने अपने दौरे मनसूख किए वो, क्योंकि उनको एक मैसेज जाता है। हीट वेव हमारे यहाँ होती है तो हम कवर नहीं कर पाते कि जी ये हालत है, और पाकिस्तान नहीं जाओ, कराची नहीं जाओ, सिंध नहीं जाओ, बहुत अच्छा। इसी तरह हमारे यहाँ आप देखें बारिशें होती हैं तब तो हम उसमें उनमें होते हैं, तबाहकारियाँ होती हैं। इसमें सबसे पहले रेस्क्यू रिलीफ वर्क, इमीडिएट सर्वे होने चाहिए, क्लाइमेटी हिट एरियाज़ डिक्लेयर करने चाहिए, आफत ज़्यादा इलाके डिक्लेयर किए जाएँ। अगर उन पे किसी पे ज़रई कर्ज़े हैं, जिस पे अगर कोई दूसरी चीज़ें हैं वो उनको माफ़ करे, जैसे पानी का टैक्स ज़मीनों पे होता है या ज़मीनों का छोटा बड़ा टैक्स होता है, तो वो चीज़ें हमें माफ़ करनी चाहिए, इंसेंटिव्स देने चाहिए। और बिला तफरीक यूजुअली क्या होता है अनफॉर्चुनेटली, चाहे कोई भी पार्टी हो, कि जी ये गांव वालों ने हमें वोट दिए थे तो यहाँ राशन देना है, वो गांव छोड़ देने, फिर आगे देना है। देखिए सब पाकिस्तानी हैं, सब आपके हम भाई हैं, सब इस सूबे के बाशिंदे हैं। देखिए ना यही लोग हैं हमारे, तो ये सब हमारी कुव्वत है, हमारे बाजू हैं। तो इस वक्त ये डिस्क्रिमिनेशन भी मैंने कहीं काफ़ी जगहों पे देखी है, डिस्क्रिमिनेशन होती है। अच्छा, सर्वे का भी बहुत स्लो प्रोसेस है। सर्वे हमें इसमें इमीडिएट, देखिए एक तो हमारे पास डेटा बेस मैं इसी तरफ आ रहा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे पास डाटा भी नहीं है, डेटा बेस नहीं है। अब देखिए कोरोना में आप दुनिया में डेटा बेस था, यूएसए में लोगों को घर बैठे उनको जो है, मैं फर्स्ट कंट्री से थर्ड वर्ल्ड कंट्री का कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन आप कम से कम दूसरी चीज़ें, अब बांग्लादेश में क्या डिजास्टर्स हमसे ज़्यादा आते हैं, आप देखें ना, देखिए ये, और उनकी इकॉनमी देखें, ज़्यादातर सैलाब देखें, साइक्लोन देखें, अर्थक्वेक देखें बांग्लादेश में। लेकिन बांग्लादेश की इकॉनमी को ही आप रिव्यू एक ग्लांसली हम ऊपर से ही देख लें तो फिर अब वो तो 71 में हमसे अलग हुआ है ना। अब वही, अब देखिए यही चीज़ें हैं, और हमने बदकिस्मती से ये क्या है कि अपनी पॉपुलेशन को वर्क फोर्स नहीं बनाया है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अब बांग्लादेश की इकॉनमी आप देखें, वो खवातीन जो हैं उनका, अब देखिए 52% इकॉनमी बांग्लादेश की जो ऊपर उठी है उसमें खवातीन का बहुत बड़ा मेजर रोल है। कॉटन इंडस्ट्री का बहुत है, कपड़े ये टेक्सटाइल का बहुत है। नहीं तो हमारे पास फैसलाबाद कम है क्या, लेकिन उसके बावजूद आप यकीन करेंगे यासिर भाई, पाकिस्तानी कितने बिजनेसमैन जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ वो बांग्लादेश जाके बिजनेस करते हैं। अलवानी साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं कैसे कैपिटलाइज करना है, इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू हो रही थी, और इस वक्त जो बारिश की वजह से सूरत हाल पूरे मुल्क में है, और बिलखुसूस सूबे सिंध में और बलूचिस्तान में बारिश की वजह से जो कुछ तबाहकारियाँ हुई हैं उस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है और उनसे बात हो रही थी। इसके अलावा मसाइल क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं और ये इस वक्त बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है, करने की क्या ज़रूरत है, इन मामलात पर अब तक बात हुई है। दीगर कुछ मामलात हैं उस पर हमीद अलवानी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अलवानी साहब ये फरमाइएगा, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने तस्करा किया कि ठीक है मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी एक आबादी पाकिस्तान में रहती है, दुनिया की छठी बड़ी जो है वो आबादी बन चुके हैं आप, इतना ह्यूमन रिसोर्सेज आपके पास है, कैपिटलाइज कैसे करना है, एक बहुत बड़ा काम बन चुका है, कैसे मुमकिन होगा? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर बात कीजिए। देखिए, एक तो हम दुनिया की, जैसे आपने बताया कि छठी बड़ी आबादी है, साथ ही साथ जो आपका यंगस्टर का रेशो है वो बहुत बड़ा है। बिल्कुल ठीक है। और दुनिया में देखें हम जो दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इकनॉमिक्स पढ़ें या जी पढ़ें, तो दो रिसोर्सेज हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक लैंड, जिसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए तो उससे हम बहुत फ़वाद वो ममालिक उठा सकते हैं, और हमारे पास तो इसका बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार है। सपोज़ आप बलूचिस्तान ही ले लें, बिल्कुल बलूचिस्तान जैसी ये सिचुएशन यूएसए में शिकागो की थी, लेकिन आप उन्होंने देखें किस तरह, आप वो दूर नहीं जाएं, आप यूएई को देख लें, दुबई को देख लें, आप ज़्यादा रेगिस्तान, और ये 70s और 70s के बाद से कोई इतनी बड़ी पुरानी बातें, सदियों पुरानी बातें भी नहीं हैं। आप देखें कैसे डेवलप्ड हुआ है।
दूसरी चीज़ होती है ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखिए ना, दुनिया में ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, चाइना की आबादी कम है, इंडिया की आबादी कम है, आप देखिए ना, लेकिन वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को एज अ वर्क फोर्स के तौर पे यूटिलाइज करते हैं। हम अनफॉर्चुनेटली अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम सिर्फ इसी रोने में हैं। यकीनन हमें पॉपुलेशन जो है कंट्रोल रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें वसाइल भी पैदा करने चाहिए। हमारी मार्केट रिसर्च भी नहीं है। अब मार्केट रिसर्च नहीं है, अब देखिए दुनिया में जो भी चीज़ होती हैं, फैकल्टीज़ होती हैं, जो जॉब्स होती हैं, जो वर्क फोर्सेस होती हैं, उनके लिए रिसर्च वर्क होता है कि जी इस वक्त इस मुल्क को या हमें इस सोसाइटी में या मार्केट में इतने डॉक्टर्स चाहिए, इतने इंजीनियर्स चाहिए, इतने हेयर कटिंग वाले चाहिए, इतने कॉबलर्स चाहिए, इतने मैकेनिक चाहिए। ये तमाम एक होमवर्क होता है। और आप दुनिया के ममालिक को देखेंगे, जब वो इमिग्रेशन पॉलिसी दूसरी कंट्रीज़ के लिए खोलते हैं तो वो कहते हैं जी हाँ, इवन बाज़ औक़ात आप डॉक्टर हैं, आप पीएचडी हैं, आपको नहीं लेते हैं और एक हेयर कटिंग वाले को वो इमिग्रेशन देते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि उनकी मार्केट रिसर्च होती है। उस टाइम उस डॉक्टर की उनको ज़रूरत नहीं होती है, उनका वैक्यूम फिल अप हो चुका होता है। उनको अब दूसरी फैकल्टीज़ में, दूसरे शोबों में लोगों की ज़रूरत होती है। जब आपके पास मार्केट रिसर्च नहीं होगी, जब हमारे पास कैरियर गाइडेंस नहीं होगी, देखिए हमारे पास एक ये भी बड़ा बहुत फुकदान है, शायद एक चीज़ से दूसरी चीज़ इंटर रिलेटेड है तो आती जा रही है। तो आप कैरियर गाइडेंस में भी देखें ना, अब हमारे पास एक तो ये है कि एक डॉक्टर है तो सबने डॉक्टर बनना है, सबने इंजीनियर बनना है, एक फोबिया बना है। फिर एक टाइम आया कि सबने एमबीए ही करना है, तो फिर हाँ, फिर आपने सबने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है। तो देखें वो हमने मार्केट रिसर्च नहीं की। एक बात देखें, एक्चुअली इस पे मार्केट रिसर्च के साथ साथ कैरियर गाइडेंस ऐसा है कि जैसे आप किसी राउंड अबाउट पे खड़े हो जाए ना, लेफ़्ट राइट और सीधा रोड जाता है तीन, अगर आपने सपोज करें हमें हैदराबाद जाना है और हम इस तरफ दौड़ते जाएंगे तो यहाँ हैदराबाद है ही नहीं, यहाँ कराची है, हैदराबाद उसने मिलना ही नहीं है। आपने मेहनत भी की, आपने फंड्स भी यूटिलाइज़ किए, आपने तमाम किया, लेकिन आपने हैदराबाद नहीं मिला। उसकी वजह ये थी कि आप रॉन्ग ट्रैक पे चले गए, उसकी वजह ये थी कि आप गलत रास्ते पे चले गए और आपने मेहनत की, सब कुछ किया। तो एक तो हमें कैरियर गाइडेंस की इसमें ज़रूरत है ताकि हम अपना ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपरली उसको यूटिलाइज। बदकिस्मती से राइट प्लेस पे राइट पर्सन भी नहीं है, उसका भी फुकदान है, मेरिटोक्रेसी का भी फुकदान है, मेरिट भी नहीं है, सिफारशी कल्चर भी है, पैसे का कल्चर भी है, और तमाम चीज़ों का है, जिसकी वजह से हमारा जो मेरिट है ना, क्रीम है। अब देखें, जिसको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर जाने की, वो वापस नहीं आता, बल्कि वो कोशिश में लगा रहता है चार और को भुला ले। ऐसा ही, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ, और जब आपके जो पढ़ लिख के जो लोग आते हैं वो भी, इवन आप देखें कितने में स्पोर्ट्स के प्लेयर देखता हूँ, कितने में गवर्नमेंट ऑफिसर्स देखता हूँ ट्रेनिंग करने, कितने में पीआईए का और अपने एयरलाइन का स्टाफ देखता हूँ, वहीं से गुम हो जाते हैं। कोई कनाडा में गुम हो गया फ्लाइट के बाद, कोई काम वापस ही नहीं आते। अब देखिए ना, ये हालत है। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे होते हैं कि हमारा कैरियर वहाँ नहीं है। फिर जायज़ या नाजायज़ तरीके से कितने में देखता हूँ, कितने लोग जो हैं, जो मैं पर्सनली पता है, जो अजाइलम फेल वहाँ करते हैं, अप्लाई करते हैं, फाइल कर देते हैं उसके अलग, और वो सारे डॉक्यूमेंट एक प्लान के तहत झूठी एफआईआर यहाँ बनती हैं, मैनेज करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन मैनेज करते हैं, फिर किसी तरीके से अगर कोई विजिट और वहाँ चले गए, वहाँ असाइलम फाइल कर देते हैं। तो देखिए, वो रीज़न ये है कि हमारी कंट्रीज़ में उस मेरिट को तरजीह नहीं दी जाती, उसकी कदर नहीं की जाती, उसको प्रॉपर उसका मुआवजा नहीं दिया जाता, उसको वो इन्वायरमेंट नहीं दिया जाता। तो इसकी वजह से हमारे ये तमाम चीज़ें। अब उसमें एक और चीज़ है, अगर उसको हम और नीचे जाएं, इसको हम स्क्रॉल डाउन करें, तो आप देखें हमारा फ्यूचर ना, एक तो हमारे यहाँ बहुत सारी माशरती बुराइयाँ भी हैं। अभी आप यकीन करेंगे कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है, वो दिन ब दिन गायब बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में डेली 10 से 12 बच्चे, जिनकी उम्र 5 से 6 साल से लेके 15 से 16 साल की है, वो जो है चाइल्ड अब्यूज़ होते हैं। ये वो 10 से 12 लोग हैं जो रिपोर्टेड होते हैं, सोशल मीडिया पे रिपोर्ट होते हैं, या प्रिंट मीडिया में, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। जो रिपोर्ट नहीं होते वो उससे 10 गुना ज़्यादा है जिनके साथ ये अब्यूज़ होता है। आप यासिर भाई यकीन करेंगे, इसमें 90% लोग, 90% जो लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो चाइल्ड अब्यूज़ में इन्वॉल्व हैं, उसमें
चचा हैं, मामू हैं, कज़न्स हैं, शॉपकीपर हैं, जी। मौलवी साहिबान मदरसों में हैं, टीचर्स हैं, वैन वाला है, शॉपकीपर है, पड़ोसी नेबरहुड वाला है, बिल्कुल ऐसा ये तमाम लोग जो हैं। अब उसके लिए ना हमें देखें किसी भी चीज़ के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज़ हमें ज़रूरत है, एक तो हमारी कुछ NGOs हैं, दूसरी हैं वो इन टर्म ऑफ जो मॉनेटरी या इन टर्म ऑफ कमोडिटी पे काम करें, लेकिन सबसे बड़ा काम जो है ना वो अवेयरनेस है। बिल्कुल ठीक है। वो अवेयरनेस, आगाही लोगों को देना, जानकारी देना, ये बहुत ज़रूरी बिल्कुल है। ठीक है आपने। अब इसमें देखें, अब जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होता है इसमें 4-5 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो नंबर 1 फैक्टर है कि वो बच्चा, हम उस बच्चे को कैसे उसको बताएंगे कि तुमने ये एहतियाती तदाबीर करनी है और इस सिचुएशन में हमें किस तरीके से अपने आप का ख्याल रखना है या अपने आप को इससे बचाना है। ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की। पेरेंट्स को भी वो तमाम आगाही होनी चाहिए कि उनका क्या रोल है, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाउ टू प्रोटेक्ट। यस। उसके बाद आप देखें कि टीचर्स हैं आपका। ओके ओके सर, हम एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अब ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़े अहम मामले पर और मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी। हमीद अलवानी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, उनसे हम इस बारे में बात कर रहे थे, चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से बात कर रहे थे कि सोसाइटी का एक बड़ा मसला बन चुका है। मैं चाहूँगा ज़रा इसको कंटिन्यू कीजिएगा। जो ब्रेक पे जाने से पहले आपने कहा मौजू की तरफ निशानदेही की, कैसे ओवरकम किया जा सकता है इसको? देखिए, इसमें सबसे पहले अहम बात जो है वो आगाही है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा आगाही मुहिम देनी होगी लोगों को। इवन में देखें, मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे तमाम चीज़ें मैं मुख्तलिफ स्कूल्स में उनके साथ कोलेब्रेशन करके वहाँ जाके अवेयरनेस प्रोग्राम्स करता हूँ और उनको अवेयरनेस देता हूँ, जिसका पार्ट होते हैं पहले बच्चे हैं, बच्चों को अपने आप को कैसे अवेयर करना है, अपने आप को इस वहशी दरिंदों से कैसे बचाना है, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। फिर उसके बाद पेरेंट्स का क्या रोल है, पेरेंट्स के, वालिदीन के क्या फ़राइज़ हैं, क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको वो तमाम चीज़ें, यानी एक जॉइंट सेशन होता है जिसमें बच्चे, पेरेंट्स, उसके साथ टीचर्स का क्या रोल होना चाहिए, वो तमाम चीज़ें टीचर्स, उसके अलावा सिविल सोसाइटी के लोग, उनका क्या रोल होना, और सबसे बड़े हमारे पुलिस का रोल, लॉ एंड इन्फोर्समेंट। इन तमाम को मैं कोशिश करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कोई ऐसे उनको रिक्वेस्ट करके सब एक प्लेटफॉर्म पे हों, तो वहाँ पर ये चीज़ें अवेयरनेस वगैरह की उनको दी जाएँ। तो इसमें अभी भी इस वक्त यासिर भाई 56% जो हैं लड़कियाँ और 44% जो हैं लड़के ईयरली जो है अब्यूज़ होते हैं। ये 2021 का लास्ट फिगर बता रहा हूँ, 22 चल रहा है, जिसमें 58% ये देहात में और 42% अर्बन एरिया में। सर, क्योंकि प्रोग्राम का जो ये सेगमेंट है उसका वक्त जो है वो मुकम्मल हुआ चाहता है, लेकिन एक मौजू ऐसा है कि इसके ऊपर तफसीलन प्रोग्राम करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह होपफुली जल्द इसके ऊपर एक प्रोग्राम रखा जाएगा जिसमें लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाह रहा हूँ कि इस पर एक आप डिटेल प्रोग्राम जिस पे हम वालिदैन को, बच्चों को इस पे। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू। और बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की है। मुलाजिम, यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद जो हमारा दूसरा सेगमेंट आपकी सेहत के हवाले से वो जारी रहेगा। ब्रेक से वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।